हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीटी एजुकेशन में, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशियंट इंडिया हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत। उसके बाद पढ़ेंगे हम मेडिवल इंडिया हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत। और उसके बाद पढ़ेंगे हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत। सबसे पहले हम एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद देखेंगे ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। फिर देखेंगे पाषाण युग, यानी कि स्टोन एज। इसमें हम देखेंगे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे 600 बीसी के कुछ धार्मिक आंदोलन, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म। उसके बाद देखेंगे जैन धर्म। फिर पढ़ेंगे हम मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में, जिनमें हम देखेंगे शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश आदि के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम भारत पर कुछ विदेशी आक्रमणों के बारे में, जिनमें हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक आक्रमण के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम मौर्य वंश के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। फिर पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में और फिर पढ़ेंगे द ग्रेट अशोका के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद आने वाला काल, जिसमें हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश। उसके बाद पढ़ेंगे कण्व वंश और उसके बाद पढ़ेंगे सातवाहन वंश। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो ये अपनी रूपरेखा तैयार हो गई, क्या 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 हमें पढ़ना है और क्या क्या हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एंशियंट इंडिया हिस्ट्री से, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि हिस्ट्री में सबसे पहले यही घटित हुआ था, यानी कि 5 लाख बीसी से 2500 बीसी तक के होने वाले काल को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में कवर करते हैं। यदि इससे पहले यानी कि 5 लाख बीसी से 6 लाख बीसी, 7 लाख बीसी ये हुआ होता तो उसको भी हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में कवर करते हैं। उसके बाद आने वाले काल को, यानी कि 2500 बीसी से आगे आने वाले काल को हम कवर करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में। और उसके बाद आने वाले काल को हम कवर करेंगे हिस्टोरिक पीरियड में। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले हम देखते हैं स्टोन एज के बारे में। और स्टोन एज में सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल के बारे में, जिसकी अवधि है 5 लाख बीसी से 8000 बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को हम बीसी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के समय के बाद को हम एडी कहते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, तो इस काल में क्या हुआ था कि मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया। अब आग का आविष्कार कैसे हुआ था? तो मनुष्य शिकारी हुआ करता था। अपना भोजन प्राप्त करने के लिए मनुष्य या तो फल खाता था या शिकार करता था। शिकार किसका करता था? जानवरों का। जानवरों का शिकार कैसे करेगा? कुछ औजारों से। तो मनुष्य ने कुछ औजार बनाए थे, उनमें था हैंड एक्सेस, इलेनर और स्क्रैपर। तो हैंड एक्सेस जब उसने बनाया या फिर पत्थरों का जो औजार बनाए, तो उनसे वो जब जानवरों का शिकार करता था तो अब सीधा शिकार कैसे करेगा? उन जानवरों पर निशाना लगाएगा। तो कई बार निशाना चूक भी जाता था। तो एक बार क्या हुआ, जब वो जानवरों पर निशाना लगा रहा था तो निशाना चूक गया और जो पत्थर था वो सामने वाली चट्टान से जाके टकराया और उससे कुछ चिंगारी उत्पन्न हुई। वहां पर कुछ पेड़ पौधे या सूखे पत्ते पड़े थे, उन्होंने आग पकड़ ली और सारे जंगल में आग लग गई। जब 2-3 दिन बाद आग बुझी तो मनुष्य वहां पर पहुंचा, उसने पता लगाया कि आग कैसे लगी। तो वहां पर कुछ जानवर भी थे, वो भी इसमें मर गए थे। तो उसने वहां से आग का पता लगाया और जो जानवर वहां पड़े थे उनको उसने खाया। तो सबसे पहले तो जानवर जो जल गए थे तो काला काला था, तो पहले तो उसको टेस्ट ही नहीं लगा। लेकिन जब अंदर वाला पार्ट उसने खाया
तो उसको वो बड़ा टेस्टी लगा, जो वो बिना पकाकर खाता था। तो इस तरीके से उसने सोचा कि इसमें तो मज़ा आ रहा है, तो मज़ा लेने के लिए उसने क्या किया, आग का आविष्कार कर लिया। तो धीरे धीरे आग की देसी टेक्निक उत्पन्न हो गई और मनुष्य आगे बढ़ता गया। अब इस बात की जानकारी मुझे कैसे पता, मुझे तो पता नहीं होगी ना, मैं कोई विद्वान तो हूँ नहीं। तो इन बातों की जानकारी कुछ अवशेषों से मिली है। और वो अवशेष कहाँ से मिले हैं, बेलन रिवर वैली से, सोहान रिवर वैली से और नर्मदा रिवर वैली से। अब वैली क्या होती है ये हम ज्योग्राफी वाली वीडियो में देखेंगे, जो हम आगे की वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें कवर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा इस बात की जानकारी हमें किससे भी मिलती है, कुछ गुफा चित्रकारी से। और गुफा चित्रकारी कहाँ से मिली हमें, भोपाल के भीमबेटका नामक स्थान से। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, जिसकी अवधि है 800, ये 800 नहीं होगा, 8000 बीसी से 4000 बीसी तक। ठीक है। इस काल में क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया, कि जब मनुष्य जो हथियार बनाता था वो बड़े बड़े बनाता था। अब बड़े बड़े हथियारों से क्या होता है कि उनको फेंकने में दिक्कत आती है, शिकार करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने हथियारों का आकार छोटा कर लिया, ताकि वो हथियारों से दूर तक वो शिकार कर सके। और उन छोटे हथियारों को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ्स। ठीक है। इस काल में क्या हुआ, मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत कर ली। पशुपालन मतलब डोमेस्टिफिकेशन। उसमें क्या करता था मनुष्य, पहले तो वो मनुष्य शिकार करता था, केवल उसने सोचा कि जानवरों को केवल शिकार के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी बुद्धि का विकास हुआ, तो उसने सोचा कि इनसे, जानवरों से दूध भी हमें मिल सकता है और भी बहुत सारी चीजें मिल सकती है। तो उसने पशुपालन की शुरुआत कर दी। ठीक है। और इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है, हमें मिलती है आदमगढ़ एमपी से। और दूसरी जानकारी कहाँ से मिलती है, बगरू राजस्थान से। ठीक है। इसके अलावा हमें मानव कंकाल के अवशेष मिले। जब इनकी खुदाई हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आदमी वहाँ पे जब जन्म लेते तो मरते भी होंगे। तो मरते होंगे, तो जब उनको वो या तो दफनाते थे या खुला भी छोड़ देते। तो अस्थियां उनकी मिली है। और वो कहाँ से मिली है, सराय नहर, प्रतापगढ़, यूपी से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नवपाषाण काल के बारे में, जिसकी अवधि है ये 4000 बीसी से 2500 बीसी। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में कौन सा काल आ गया, 5 लाख बीसी से 2500 बीसी तक। ठीक है। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी। जबकि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। अब पशु थे, उसमें कुछ बैल भी होंगे जिनसे मनुष्य खेत जोतने के काम में लेता था। तो इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी। और इसका पहला एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, बलूचिस्तान, जो इस वक्त कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अब मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी, तो कौन कौन सी फसलों को उसने बोया, तो उसमें जो फसलों के साक्ष्य मिले हैं उसमें थे जौ, गेहूं, कपास और चावल। इनमें से आपको चार में से 3 चीजें देकर पूछ लेगा कि कौन सी चीज जिसकी खेती नहीं की जाती थी। तो आपको ये चारों चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है। और चावल की खेती जो की जाती थी, उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, कोल्डीवा, इलाहाबाद, यूपी से। ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बुरजोम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, मानव कंकाल के साथ कुत्ते की हड्डियों के साथ में मिले हैं। यानी कि हो सकता है जब मनुष्य डोमेस्टिफिकेशन करता होगा, यानी पशुपालन करता है, उसमें कुत्तों का भी कुत्ते भी वो पालता होगा, या फिर कुछ और जानवर भी वो पालता होगा। पर मगर और जानवरों के हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके अलावा बुरजोम यानी कश्मीर से हमें कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ऑब्वियस सी बात है, पानी पानी भरने के लिए मनुष्य कुछ न कुछ किसी न किसी चीज का यूज करता होगा। तो हो सकता है मिट्टी के बर्तनों का यूज किया हो उसने। ठीक है। तो ये था प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब हम देखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी अवधि है 2500 बीसी से 1700 बीसी तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में थोड़ी रूपरेखा देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो 1856 में
अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उसने क्या किया, फॉसिल फ्यूल को इकट्ठा किया और उन पर खोज चालू की। तो आपको पता हो शायद कि 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था, जो हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में देखेंगे। तो उसने रेल की पटरियों को बिछाने का काम किया था। तो रेल की पटरियां जब बिछाई जा रही थी तो उसमें हमें ईंटों की जरूरत पड़ी। तो ईंटों की जरूरत के लिए हमें मिट्टी चाहिए थी। तो मिट्टी की खुदाई चालू हुई। तो मिट्टी की खुदाई जब कर रहे थे वो लोग, तो वहां पर कुछ पहले से ही ईंटें मिली हमें। तो जब ईंटें मिली तो ये देखा गया कि ये ईंटें कहाँ से मिली है हमको, ये जमीन के अंदर क्या कर रही है। तो इस धीरे 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 करते ये जानकारी बाहर आई। फिर उन पर खोज चालू हुई, लेकिन ये खोज बहुत लेट चालू हुई। ये देखो 1856 में उन फॉसिल फ्यूल को उसने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन ये खोज ज़्यादा आगे तक बढ़ नहीं पाई। ये खोज बाद में चालू हुई जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई, 1905 में। तो 1905 में आपको पता है बंगाल का विभाजन हुआ था। वो किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लेकिन वो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी था। तो उसने 1905 में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी और उसका म्यूजियम कहाँ पे बनाया, कलकत्ता में। लेकिन उसके भी 16 साल बाद एक जॉन मार्शल आए, उनको इस आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। उसके अंदर दो अधिकारी काम करते थे, जिनमें पहला था दयाराम सैनी उस और दूसरा था राखलदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो नामक स्थान की खोज कर दी। और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जितनी भी साइटें खोजी गई, उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक, तो उसमें क्या क्या शामिल था। उसमें सबसे उत्तर में जो थी, जो साइट खोजी गई वो थी मांडा। सबसे दक्षिण में जो खोजी गई वो थी दैमाबाद। सबसे पश्चिम में जो खोजी गई थी वो थी सुतका जंडौर। और सबसे पूरब में जो थी वो थी आलमगीरपुर। जो मांडा थी, मांडा किस नदी के किनारे थी, चिनाब। जो अ, सबसे उत्तर में जो नदियां बहती है, जिसमें था रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलज, इंडस, जिसमें 3 नदियां तो पाकिस्तान के पास है और 3 नदियां इंडिया के पास है। मतलब 80% पानी जिन 3 नदियों का पाकिस्तान इस्तेमाल करता है वो कौन कौन सी है, चिनाब, झेलम, इंडस। और जो भारत इस्तेमाल करता है, जिन नदियों का जिनमें 80% पानी भारत से इस्तेमाल करता है वो है रावी, ब्यास और सतलज। वो हम ज्योग्राफी वाली वीडियो में देख लेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी नदियां बहती है। तो चिनाब रिवर का आपको ध्यान रखना है। वो कौन, चिनाब रिवर के समीप जो सभ्यता पाई गई वो थी मांडा। और सबसे साउथ में थी दैमाबाद, जो कौन सी नदी के किनारे थी, गोदावरी नदी के किनारे। आपको पता साउथ में गोदावरी नदी बहती है। और सबसे पूरब में, सॉरी सबसे पश्चिम में वो थी सुतकाडोर, वो कौन सी नदी के किनारे थी, दक्ष। और सबसे पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और वो किस नदी के किनारे थी, हिस्डन रिवर के किनारे। तो मांडा वो आप याद रखते हैं मूंड से, यानी मूंड सबसे ऊपर होता है ना, तो मांडा से उसको याद रखते हैं। और दैमाबाद, दैमाबाद को अब लेते हैं दाई। दाई माँ क्या करती है, हमारी सेवा करती है, हमारे पैर दबाती है। और पैर कहाँ होते हैं, अब नीचे यानी कि दक्षिण में। ठीक है। और सुतका जेंडर को आप कैसे याद रखेंगे, सुतका यानी कि सूखा। सूखा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ पर है, सबसे वेस्ट में। ठीक है। और आलमगीरपुर को आप देख लेना। ठीक है। और ये सारी सभ्यताएं जो भी खोजी गई, ये सारी शहरी सभ्यता थी, केवल एक को छोड़ के, वो हम आगे देखेंगे। और ये सारी सभ्यताओं का आकार आप देखें तो ये क्या था, त्रिभुजाकार। ठीक है। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन और जल निकासी। जैसे नगर नियोजन क्या होता है कि सारे मकान लाइन टू लाइन में लगे होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था कि सारे मकानों के आगे एक जगह छोड़ी जाती थी, आगे पीछे सब जगह, ताकि हवा की प्रॉपर व्यवस्था हो, क्योंकि वहां उस समय लाइट तो हुआ नहीं करती थी। तो गर्मियों में भी बिल्कुल ठंडक जैसा माहौल रहता था। और जल निकासी की व्यवस्था थी, जैसे शहरों में नहीं होता अंडरग्राउंड नालियां होती है, जो बिल्कुल नगर नियोजन जैसी व्यवस्था थी। उसमें जल निकासी इतनी बढ़िया थी कि मतलब बिल्कुल ऐसा लगे कि ये नगरीय व्यवस्था है। ठीक है। इस सभ्यता के लोग थोड़े एडवांस थे। उन्होंने
तांबे को टिन में मिलाकर कांसे का निर्माण किया, यानी कि कॉपर प्लस टिन को मिला के ब्रॉन्ज का निर्माण कर लिया। इसलिए इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन किसको कहते हैं, तो किसे कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, ये सारी साइट्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजी गई। ये सारी साइट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपसे किसी भी साइट्स के बारे में पूछ सकता है कि कौन से साल में वो खोजी गई, वो सभ्यता किस नदी के किनारे है, और इसका इन्वेंटर कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा के बारे में, जो वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और वो कब खोजी गई थी, 1921 में। वो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, वो है रावी नदी के किनारे, और किसके द्वारा खोजी गई, दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद है मोहनजोदारो, वो अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कब खोजी गई थी, 1922 में। वो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। किसके द्वारा खोजी गई, राखलदास बनर्जी के द्वारा। उसके बाद हमने देखा सुतकाडोर, वो किस नदी के किनारे है, दक्ष रिवर के किनारे। अब ये है चंदूदड़ो, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसको हम आगे देखते हैं। जो ये भी कहाँ पर है, वर्तमान में पाकिस्तान में। ये किस रिवर के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे। उसके बाद है रंगपुर, फिर है रोपड़, ये एक लोथल सभ्यता है। ये किस नदी के किनारे है, भोगवा रिवर के किनारे। उसके बाद कालीबंगा, वो कहाँ पर, राजस्थान में। उसके बाद आलमगीरपुर, उसके बाद बनवाली, उसके बाद धौलावीरा, और फिर आती है राखीगढ़ी। ये सबसे नवीनतम साइट है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सब शुरुआत के स्थल कौन से राज्य में है भारत के, तो कौन से राज्य में है, गुजरात राज्य में। ठीक है, हम कुछ सभ्यताओं के बारे में पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के वक्त जो जो भी सामग्री हमको मिली, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाली सबसे पहली इमारत थी, वो थी 12 कक्षों का अन्नागार। अन्नागार मतलब जहाँ अन्न रखा जाता था। जब वो खेती करते थे तो वहां से फसल से जो पैदा होती थी, उसको काटने के बाद जो अन्न मिलता था, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए कोई कुछ व्यवस्था तो होगी ना। तो उसके लिए एक व्यवस्था थी कि 12 कक्षों का एक अन्नागार बनाया गया था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से हमें कौन सी इमारत मिली है, 12 कक्षों का अन्नागार। इस सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। हमने 4 फसलों के बारे में देखा था ना, गेहूं, जौ, कपास और चावल। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो प्रमुख फसलें थी, उनका नाम क्या था, गेहूं और जौ। ठीक है, एक कब्रिस्तान R37 या समाधि 37 भी मिला है। 37 क्या है, मतलब कि 37 लाशें हमें मिली है, लाशों के कह सकते हैं कंकाल हमें मिले हैं। तो एक कह सकते हैं कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता हुआ जहाँ इतनी सारी लाशें हमें देखने को मिली। वहाँ के लोग शवों को दफनाते थे, और ये दफनाने की प्रथा केवल कौन सी सभ्यता में थी, हड़प्पा सभ्यता में। तो आपसे पूछ सकता है कि, ये हो सकता है कि एसएससी ये पूछ ले कि शवों को केवल दफनाने की प्रथा कौन सी सभ्यता में थी, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ये हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चुंदड़ो, और एक और दे देगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है, यहाँ से केवल एक ही मूर्ति मिली है। उर्वरता की देवी मतलब गॉडेस ऑफ फर्टिलाइजर। ये लोग जब खेती करते थे, तो खेती करने से पहले देवी की पूजा करते थे ताकि फसल अच्छी हो, और फसल जब अच्छी हो जाती थी, देवी को धन्यवाद देते थे ये। तो कोई ना कोई चाहिए ना जिसके 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 ऊपर हम आश्रित रह सकें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, तो आपसे मूर्ति, केवल उर्वरता की देवी की मूर्ति के बारे में पूछा जाए तो वो हड़प्पा सभ्यता में मिली है। और बाकी की जितनी भी सारी मूर्तियां हैं, वो हमें मिली है मोहनजोदाड़ो सभ्यता से, जो हम आगे की वीडियो में देखते हैं, सॉरी आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या मिला है, शंख का बना हुआ बैल और बटन के आकार की मोहरें। ठीक है, उसके बाद आता है मोहनजोदाड़ो सभ्यता। तो मोहनजोदाड़ो सभ्यता में भी हमें एक विशाल इमारत मिली है, वो एक विशाल अन्नगार था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत वो थी एक विशाल स्नानागार। ये स्नानागार अपने समय का स्नानागार नहीं है जहाँ हगने की व्यवस्था भी उस स्नानागार में होती है। ये बहुत बड़ा स्नानागार था कि इसमें पता नहीं है किस लिए यूज किया जाता था, क्योंकि नहाने के लिए आदमी को एक छोटा सा प्लेस ही चाहिए। तो एक इसमें क्या मिला है हमें, एक विशाल अन्नागार,
और एक विशाल स्नानागार। ठीक है, अब मैंने बोला था कि सारी मूर्तियां, इसमें नटराजन की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, ये सारी चीजें मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, और इसमें क्या मिला है, भारत भारत की सबसे पुरानी नृत्य कला शिव तांडव की मूर्ति भी मिली है। और एक स्वास्तिक चिन्ह के बारे में, तो स्वास्तिक चिन्ह के बारे में एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि स्वास्तिक चिन्ह कौन सी सभ्यता से मिला है, तो वो कौन सी सभ्यता से मिला है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता से। प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य भी मिला है। ये कुएं का साक्ष्य, कुआं वहां क्या कर रहा था, जबकि मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी वो सिंधु रिवर के किनारे थी, तो पानी की व्यवस्था तो उन्हें वहां से हो जाती थी। तो कुएं का साक्ष्य मिला है, इस बात की जानकारी हमें मिली है, लेकिन ये किस लिए कुआं वहां पर खोदा गया था, इस बात की जानकारी हमें नहीं मिली है। महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिला है, मतलब कि हो सकता है वहां पर शिक्षा व्यवस्था भी हो, तो शिक्षा व्यवस्था होगी तो वहां पर ही लिपि का भी आविष्कार किया गया होगा। तो एक श्रृंगार बॉक्स भी मिला है, यानी कि लड़कियों के लिए सजने संवरने का सामान भी मिला है। ठीक है, अब हम देखते हैं चंद्रहुदड़ो सिविलाइजेशन के बारे में, चंद्रहुदड़ो साइट्स के बारे में। मतलब तो यह जो आपसे पूछा जाए कि सबसे, जैसे सारी सभ्यताएं शहरी सभ्यताएं थी ना, तो ग्रामीण सभ्यता के बारे में आपसे पूछा जाए कि कौन सी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, तो वो हम बोलेंगे चंद्रहुदड़ो। यहाँ से हमें गोल ईंटें मिली है। वैसे तो ईंटें चौकोर आकार में होती है, लेकिन आकार तो कैसा भी बना सकते हैं, सांचे सांचे पे डिपेंड करता है। गोल सांचा लिया होगा, वहां पर गोल ईंटें मिली, उनसे बनाते थे वो लोग। अब ये पता नहीं कि क्यों बनाते थे। ठीक, तो वहां पर और क्या मिला है, बेलनाकार मोहरें मिली है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला है, यानी कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कब से कर रहा है, कब से कर रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और कब तक कर रहा है, आज तक कर रहा है। ठीक है, चूड़ियों और लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं, और जबकि मोहनजोदाड़ो से एक श्रृंगार का बॉक्स मिला है, एक हाथी का दांत भी मिला है। तो हाथी का दांत मिला, इससे क्या समझते हैं हम, हो सकता है वहां पर हाथी रहा करते होंगे, हो सकता है कि वहां पर पशुपालन में हाथी का इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोथल सभ्यता के बारे में। तो लोथल सभ्यता के बारे में खास बात यह थी, यह इस सभ्यता का बंदरगाह था, और इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी हुआ करता था। जबकि प्रशासनिक राजधानियां कौन कौन सी हुआ करती थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और ये बंदरगाह था, तो बंदरगाह से आदान प्रदान भी हुआ करता था सामान का। वो किस देश से हुआ करता था, भारत और ईरान से। क्योंकि, और इस बात की जानकारी हमें कैसे मिली है, क्योंकि वहां से कुछ मुद्राएं मिली हैं। तो मुद्राएं कैसे आई होंगी, तो हो सकता है कि वहां से व्यापार हुआ करता था। और क्या मिला वहां से, घोड़े की अस्थियां भी मिली है, हो सकता है घोड़ा भी पशुपालन में यूज किया जाता हो। चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि चावल की खेती वहां की जाती थी। एक मम्मी का साक्ष्य भी मिला है, ये मम्मी नहीं है, मम्मी है। मम्मी मम्मी किसे कहते हैं, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उस पर कुछ किसी प्रकार का लेप लगा के उसको पट्टियों में बांध के उसको मम्मी में रखा जाता है। वो कहाँ की फेमस है, मिस्र की, क्योंकि वहाँ के लोग विश्वास रखते हैं कि ये इंसान पुनर्जन्म लेगा, तो इसलिए उन मम्मियों को संरक्षित करके रखा जाता था। ठीक है, अब वहाँ पे लोथल सभ्यता में कुछ हमें लिपियां मिली है। लिपियां मतलब वहाँ लिपियों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें 64 मूल चिन्ह थे। और ये लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक, यानी कि जैसे किसी आकाश का चित्र बना दिया, या फिर धरती का चित्र बना दिया, या फिर किसी बैल का चित्र बना दिया, तो मतलब भाव दर्शाए जाते थे उस लिपि में। अपनी तरह नहीं है कि देवनागरी लिपि जैसी लिखी जाती थी। और ये लिपि कैसे पढ़ी जाती थी, राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट। जैसे राइट टू लेफ्ट कौन सी लिपि लिखी जाती है, उर्दू लिपि। तो उर्दू में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, केवल राइट टू लेफ्ट ही लिखा जाता है। लेकिन इसमें पहले राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, फिर लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। अब ये सारी सभ्यताएं अब तो मौजूद नहीं है, यानी कि ये सारी सभ्यताओं का अंत हुआ होगा। तो इसका अंत माना जाता है बाढ़ आने के कारण, क्योंकि वहां पर नदियां थी, तो हो सकता है कि नदियों में पानी बहुत ज्यादा आ गया, जिससे ये सभ्यताएं डूब गई। ये केवल एक मत है, इस बात की कोई ठोस जानकारी हमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और इस सभ्यता का अंत कब हुआ, लगभग 1750 ईसा पूर्व। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक। तो लेकिन 1500 बीसी से और 600 बीसी के बीच में एक पीरियड आता है ऋग्वैदिक पीरियड। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के पीरियड को हम ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक के पीरियड को हम पोस्ट वैदिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें 1500 बीसी में क्या हुआ था कि आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, और ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से, यानी कि नॉर्थ पोल से। लेकिन दयानंद सरस्वती जी के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। तो सही क्या है, क्योंकि 1500 बीसी में ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। साउथ में ये वैदिक सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, सॉरी ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ से राजस्थान से, कश्मीर से राजस्थान तक नॉर्थ से साउथ में फैली हुई थी, और अफगानिस्तान से गोइंग बैंक तक ये पूरब से पश्चिम तक फैली हुई थी। ठीक है। तो संपूर्ण उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की आर्यों ने, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। तो एक ग्रामीण सभ्यता के बारे में हमने देखा था, वो कौन सी थी, चंद उदड़ो। और एक ग्रामीण सभ्यता यहाँ भी है, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य क्या हुआ करता था, कृषि पालन और पशुपालन। ठीक है। और इस सभ्यता के लोग परिवार कैसे हुआ करते थे, पितृ सत्तात्मक हुआ करते थे। हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि एक मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करता था, वो कौन से वंश में हुआ करता था, वो हुआ करता था सातवाहन वंश में। ठीक है। इनमें हम 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है। तो ऋग्वेद का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का। यह वाला वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। प्राचीन मतलब सबसे पहले इसी वेद को लिखा गया, जिसमें कितने मंडल थे, 10 मंडल थे, और 1028 सूक्त थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन सभी मंडलों का संकलन किसके द्वारा किया गया, संकलन मतलब लिखा गया किसके द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा। आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना मंडल इन 10 मंडलों में कौन सा है, तो वो कौन कौन सा है, 2 से लेकर 7 तक। और सबसे नया मंडल कौन सा है, 10वां मंडल। ये क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है। ठीक है। आपसे केवल ऋग्वेद के तीसरे मंडल के बारे में पूछा जाए तो उसकी रचना किसने की है, वो की है विश्वामित्र जी ने। बाकी सारे मंडलों का संकलन किसके द्वारा किया गया है, वेद व्यास जी के द्वारा। ठीक है। और तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र लिखा गया है। ठीक है। तो तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र जी ने की, और इस मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई। ठीक है। और 10वां जो मंडल लिखा गया, जो सबसे आखिरी मंडल था, उसमें 4 वर्णों की व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया। आप 4 वर्णों के बारे में आपको पता है। पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ये 4 वर्णों की व्यवस्था क्यों की गई, क्योंकि ताकि समाज को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जा सके। जिनमें ब्राह्मणों का काम हुआ करता था, जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, जो हवन कुंड या फिर किसी किसी ब्राह्मणों का जो काम होता है वो किया करते थे। क्षत्रियों का काम हुआ करता था लड़ाई करने का, यानी कि दुश्मनों से हमें बचाने का। वैश्य लोगों का काम हुआ करता था व्यापार करने का। और शूद्र लोग जो इन तीनों कामों को नहीं करते थे, जो छोटे कामों को करते थे, नौकर चाकरी करते थे, उनको शूद्र कहा गया। ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी केवल एक सिस्टमेटिक तरीके से समाज को चलाने के लिए। लेकिन आज के समाज में इनको जाति व्यवस्था का नाम दे दिया गया, और आपको पता ही आज के ज़माने में क्या हाल है, इनको अलग तरीके से देखा जाता है। ठीक है। आगे की बात करें तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के बारे में बात करें तो कौन सी नदी को बताया गया है, सरस्वती नदी को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी नदी थी, सिंधु नदी। इसमें गंगा नदी के बारे में पूछा जाए कि गंगा नदी का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है, वो किया गया है 1 बार। और गंगा नदी का नाम क्या बताया गया है, गौरा। और यमुना नदी का वर्णन कितनी बार किया गया है, 3 बार। और यमुना नदी का नाम क्या बताया गया है, कालिंदी। ठीक है। और रुद्र शब्द का उपयोग भी ऋग्वेद में किया गया है। और रुद्र का मतलब क्या होता है, शिव का अवतार। और यह शब्द कितनी बार उपयोग में लिया गया है, 3 बार। ठीक है।
सबसे ज्यादा बार पिता शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो कितनी बार हुआ है? 335 बार। तो इससे हम कैसे, पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमने देखी थी ना कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी इसमें, तो पिता शब्द का इस्तेमाल पूछा जाए कितनी बार हुआ है, तो वो कितनी बार हुआ है? 335 बार। जन शब्द का 275 बार, इंद्र शब्द का 250 बार और माता शब्द का 234 बार। ठीक है। अब एक बात आती है कि जो ऋग्वेद है उसमें मंत्र जो लिखे गए हैं और उन मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का कि जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? होत्र। ठीक है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत के 7 सुरों का वर्णन है। 7 सुरों का वर्णन कौन से वेद में है? सामवेद में, जिसमें है सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है। इसमें सूर्य देव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन भी है। तो सूर्य देव की स्तुति से संबंधित मंत्रों के बारे में पूछा जाए तो वो कौन से वेद में है? सामवेद में। और जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं? उद्गाता। ठीक है। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं? होत्र। और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता। ठीक है। अब आता है यजुर्वेद। जो यज्ञों से संबंधित या धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित जितने भी संकलन किए गए हैं वो किस में मिलते हैं? यजुर्वेद में। यानी कि यज्ञों के नियमों, धार्मिक क्रियाकलापों आदि आदि से संबंधित जितने भी मंत्र हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? यजुर्वेद से। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जो मंत्र हैं वो गद्य और पद्य दोनों में है। पद्य वो होता है जो इसमें 4 लाइनें होती हैं जिसमें राइमिंग लिखी होती है, और गद्य वो होता है जो मतलब एक कहानी के रूप में जिसका वर्णन किया गया हो। ठीक है। और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? अघर्त्यु। तो ऋग्वेद का आपने देख लिया, सामवेद का आपने देख लिया और यजुर्वेद का आपने देख लिया। ठीक है। ये इन सब में ये मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति का नाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आता है अथर्ववेद, जो काला जादू, वशीकरण, प्रेत, आत्माओं का निवारण आदि के मंत्रों का उल्लेखन किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। और आपसे पूछा जाए कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो कौन सा है? अथर्ववेद। और इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। तो सबसे पहला अपना हो गया ऋग्वेद, उसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। फिर आता है अपना सामवेद, उसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता। फिर आता है अपना यजुर्वेद, उसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? अघर्त्यु। और फिर आता है अथर्ववेद, इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री के जो 16 महाजनपद जो मगध राज्य के बारे में है, उनके 16 महाजनपदों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में, जिसमें बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया है, जैन धर्म का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म कहाँ से मिलता है हमें? अंगोत्तर निकाय से। और जैन धर्म कहाँ से मिलता है? भगवती सूत्र से। तो 600 BC के 16 महाजनपद हैं, जिनमें सबसे पहले है अंग, उसकी राजधानी क्या है? चंपा। ये सारे महाजनपद आपको याद होने चाहिए, उनकी राजधानियां याद होनी चाहिए। इनमें से एसएससी आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं आपको इनको याद करवा दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि ये यादें तभी होंगे जब ये बार बार आपके यूज में आएंगे। तो आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे ये यूज में आते हैं और कैसे मैं आपको याद करवाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अंग, उसके बाद आता है काशी, काशी से हम याद रखेंगे वाराणसी। तो काशी और वाराणसी वैसे याद हो गया। ठीक है। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। कुरु, कुरु से हम याद रखते हैं गुरु, तो गुरु से इंद्र, तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। उसके बाद आता है कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। उसके बाद आता है सूर्यसेन, सूर्यसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। कौशल, इसको याद रखते हैं कौशल्या से, तो कौशल्या अयोध्या, यानी श्री राम की माता का नाम कौशल्या था, तो वो अयोध्या थी, उसको याद रख सकते हैं। मगध की राजधानी सबसे पहले बनी राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र, फिर वैशाली। उसके बाद आता है चेदी, उसकी राजधानी थी समतिमती। फिर आता है पांचाल, उसकी राजधानी क्या थी? आई छत्र। फिर आता है वज्जी, उसकी राजधानी क्या थी? मिथिला। फिर आता है मत्स्य,
उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। फिर आता है वश्य, उसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। फिर आता है अश्मक, तो इसकी राजधानी क्या थी? कोटम। आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो वो कौन सा था? अश्मक। ठीक है, इसको आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आता है अवंती, उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। वो कहाँ थी? नॉर्थ में। और साउथ में इसकी राजधानी क्या थी अवंती की? महिष्मती। उसके बाद आता है मल्ल, उसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर। ठीक है, अब हम देखेंगे 600 बीसी के कुछ धार्मिक आंदोलन, जिसमें आएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार पूरे एशिया के अंदर किया था। ये कौन से कुल के थे? क्षत्रिय कुल के। क्षत्रिय कुल में शाक्य कुल के थे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 600 बीसी के धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे हैं तो इनका जन्म इसी के आसपास हुआ हुआ। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु, जो कहाँ पर है? नेपाल में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध लंबे थे तो लुम्बिनी नामक स्थान। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कहाँ के? कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के थे। इनकी माता का नाम क्या था? महाभागा। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी माता कौन सी वंश की थी, तो कौन से वंश की थी? कौलिया वंश की थी, जिनकी मृत्यु उनके जन्म, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी। तो गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो गया, तो उनका लालन पालन किसने किया था? उनकी माता की सिस्टर प्रजापति गौतमी, यानी कि उनकी मौसी ने। गौतम बुद्ध की वो गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से। और यशोधरा और गौतम बुद्ध से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था कंथो, और उस घोड़े को कौन चलाता था? मतलब उसका सारथी कौन था? चन्ना। अब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। उस गृह त्याग को क्या कहा गया? महावी निष्क्रमण। अब गृह त्याग किसने कितने वर्ष की आयु में किया, ये पूछ सकता है आपसे एसएससी, तो क्या बोलेंगे? 29 वर्ष की आयु में। उन्होंने अनोमा नदी के तट पर सन्यासी रूप धारण किया और महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। उन्होंने सबसे पहले अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम कहाँ पर रहते थे? राजगृह में। और रुद्रक रामपुत्र कहाँ पर रहते थे? वैशाली में। और उसके बाद ये गया पहुंचे। उन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद उनको 6 वर्षों की तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई। उस महाज्ञान को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना गया। प्रजापति गौतमी के ये पुत्र थे, इसलिए इन्हें क्या क्या कहा गया? गौतम। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम ये पहले से थे, बुद्ध इनका नाम हो गया। इनका पूरा नाम क्या पड़ा? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? वाराणसी में। अब प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। इसके बाद उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? सारनाथ में की। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में। इनके फॉलोअर कौन थे? बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए मिनिमम एज कितनी रखी गई? 15 साल, यानी 15 साल की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल हो सकता था। बौद्ध संघ की गणपूर्ति 20 सदस्य की थी, यानी कि 20 सदस्य होने के बाद ही यह संघ चालू हो सकता था। जैसे लोकसभा में नहीं होता कि 1/10 तो लोकसभा सदस्य चाहिए जब भी लोकसभा चालू होगी, इसी प्रकार यहाँ पर है कि गणपूर्ति के लिए 20 सदस्यों की रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद ही कोई बौद्ध संघ चालू हो सकता था। जिनका पहला शिष्य था तपस्सु और दूसरा शिष्य था मल्लुक, जिसे हम कल्लकी भी कहते हैं। और प्रथम महिला शिष्य कौन थी? गौतमी बुद्ध। इनके प्रसिद्ध शिष्यों के नाम पूछे जाएं तो वो कौन थे? आनंद और उपाली। बौद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती। भी आपसे ऐसे पूछ सकता है। जीवन के अंतिम समय कहाँ पर गुजारा उन्होंने? कुशीनगर में। और अपना उपदेश किसको दिया था? सुबच्छ को, ताकि वो आगे अपनी शिक्षाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 463 बीसी में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर। कौन सी नदी के किनारे? हिरण्यावती नदी के किनारे। आपसे इसका कारण पूछा जा सकता है कि किस कारण हुई, तो अतिसार के कारण। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण।
तो महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध की मृत्यु को। तो ये आपको याद रखना है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 463 बीसी में, और मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में। तो कितने सालों का अंतर हो गया? 80 सालों को। ये अब ये आपको देखना है कि ये कैसे हुआ। अब बौद्ध धर्म के अंदर 4 महासंगति आती हैं, जिसमें प्रथम बौद्ध महासंगति, द्वितीय बौद्ध महासंगति, तृतीय बौद्ध महासंगति और चतुर्थ बौद्ध महासंगति। तो गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनकी शिक्षाओं को पहुंचाए जाए लोगों तक, उसके लिए महासंगतियों का आयोजन किया गया। पहली महासंगति का आयोजन कब किया गया? 483 बीसी में। 483 बीसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पहली बौद्ध महासंगति कहाँ पर चालू की गई? राजगृह। ये कहाँ पर है? सतपारनी गुफा के किनारे। इसके यहाँ का रूलर कौन था? अजातशत्रु, जो कौन सी वंश के थे? हर्यन डायनेस्टी के। ये हम आगे की स्लाइड, आगे की वीडियो में देखेंगे कि कौन से वंश का कौन था, मगध वंश का कौन सा, हर्यन वंश का कौन था, या हम लोग आगे देख लेंगे। इसका चेयरमैन कौन था प्रथम बौद्ध महासंगति का? वो था महाकश्यप। इस प्रथम बौद्ध महासंगति के अंदर 2 पिटक बनाए गए, जिनमें पहला पिटक था सुत्त पिटक और दूसरा था विनय पिटक। सुत्त पिटक के अंदर शिक्षाएं किसके द्वारा दी गई? आनंद के द्वारा। और विनय पिटक के अंदर शिक्षाएं किसके द्वारा दी गई? उपाली के द्वारा। अब देखते हैं द्वितीय बौद्ध महासंगति। द्वितीय बौद्ध महासंगति कब चालू की गई? 383 बीसी में, यानी कि प्रथम बौद्ध महासंगति के 100 साल बाद। कहाँ पर की गई द्वितीय बौद्ध महासंगति? वैशाली में। यहाँ का रूलर कौन था? काल अशोक। ये किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। इसका चेयरमैन कौन था? सावाकमीर। इसको क्या कहते थे? सनवाकमीर। इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, आप चेयरमैन याद रखना, सावाकमीर। इनके वर्क फॉलोअर कितने पार्टों में डिवाइड हुए? 2 पार्टों में, जिसका पहला पार्ट था स्थावर, दूसरा पार्ट महासंघिक। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आप केवल आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आए तो मुश्किल आएगा वैसे तो। तीसरी बौद्ध महासंगति कब चालू की गई थी? 251 बीसी में। कहाँ पर चालू की गई? पाटलिपुत्र में। जहाँ का रूलर कौन था? अशोका। कौन सी डायनेस्टी का था? मौर्य डायनेस्टी का। जिसका चेयरमैन कौन था? मोगली पुत्र तिसम। इसमें क्या वर्क किया गया? बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया, जिसका नाम था अभिधम पिटक। 2 पिटक पहले पढ़ लिए थे हमने, कौन कौन से? विनय पिटक और सुत्त पिटक। तीसरा पिटक कौन सा आ गया? अभिधम पिटक। चौथी बौद्ध महासंगति कब चालू की गई? 78 एडी में। अब एडी आ गया, एडी मतलब एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये सारी 3 बौद्ध महासंगति ईसा मसीह के जन्म से पहले की थी, और चौथी बौद्ध महासंगति ईसा मसीह के जन्म के बाद की है। चौथी बौद्ध महासंगति का प्लेस कौन सा है? कुडालुअन, जो कहाँ पर है? कश्मीर में। जिसका रूलर कौन है? कनिष्क। कनिष्क कौन सी डायनेस्टी का है? कुषाण डायनेस्टी का। जिसका चेयरमैन कौन है? वसुमित्र। और वाइस चेयरमैन कौन है? अशोक। ये रूलर और प्लेस जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन भी आप सबको इन 4 बौद्ध महासंगतियों के प्लेस, रूलर और चेयरमैन याद रखने हैं। चौथी बौद्ध महासंगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया, जिसमें पहला भाग था हीनयान, दूसरा भाग था महायान। हीनयान कौन होते हैं? जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। और महायान कौन होते हैं? जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। हीनयान गौतम बुद्ध को केवल मनुष्य मानते थे, जबकि महायान गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, भगवान मानकर उनकी पूजा करते थे। हीनयान का कोई तीर्थ स्थान नहीं होता, जबकि महायानियों का 4 तीर्थ स्थान होते हैं। हीनयानी कहाँ पाए जाते हैं? श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार। महायानिया कहाँ पर पाए जाते हैं? पाकिस्तानों पर, इनके अलावा। तो ये आप देख रहे हो, ये सारी चीजें एशिया में। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। तो लाइट ऑफ एशिया इसलिए कहा गया क्योंकि गौतम बुद्ध ने पूरे एशिया के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उन्होंने तो हिंदुस्तान में, मतलब भारत में किया था, बाकी उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाएं पूरी एशिया में फैली थी। उसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के 2 पुत्र थे। पहला पुत्र था भरत, दूसरा था गोमतेश्वर। आपको पता हो गोमतेश्वर जी की मूर्ति लगी हुई है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। इनके हाथों में 200 हाथियों का बल था। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? संवेद पर्वत पर, 100 साल की उम्र में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इन्होंने 4 महाभारत दिए। कौन कौन थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह होता है कि वस्तुओं का संचय नहीं करना, जो आपकी चीज जरूरत है उसको रखना और बाकी वस्तुओं को दान में दे देना।
जबकि आपको पता होगा कि जैन धर्म में पांच महाभारत हैं। पांचवा महाभारत कौन सा है? ब्रह्मचर्य, जो किसने दिया था? महावीर स्वामी जी ने। गांधी जी किन इनमें से कौन कौन से महाभारतों का पालन करते थे, आप बताइए हमें। तो गांधी जी अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह 3 नियमों का पालन करते थे। ठीक है। चौबीसवें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका जन्म हुआ था 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में। जबकि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में। ठीक है। कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? 563 बीसी में। जबकि महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो कौन से कुल के थे? ज्ञानतक कुल के। सिद्धार्थ किसका नाम था? सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का। ठीक है। माता महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शिनी, या इसको बोलते थे अनुजा। और उनके दामाद, महावीर स्वामी जी के दामाद का नाम क्या था? जमाली। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने अपना गृह त्याग किया। जबकि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में किया था? 29 वर्ष की आयु। ठीक है। जब ये इन्होंने, महावीर स्वामी जी ने अपना घर त्याग किया, तो सबसे पहली मुलाकात किससे की थी? मकली कौशाल से, जो कौन सी संप्रदाय के थे? आजीवक संप्रदाय थे। ये भाग्यवादी धर्म नामक व्यक्ति था। आपको याद रखना है बस इसमें कि ये कौन से संप्रदाय से थे? मकली कौशाल जी आजीवक संप्रदाय से। 12 वर्ष की तपस्या के बाद वर्धमान ने महावीर स्वामी जी को जुम्बिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई। ये ऋजुपालिका है। जबकि गौतम बुद्ध जी को 6 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी के किनारे पर हुई थी? निरंजना नदी के किनारे पर। जबकि महावीर स्वामी जी को कौन सी नदी के किनारे हुई है? ऋजुपालिका नदी के किनारे पर। और गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसको क्या कहा गया? उसको इनलाइटमेंट कहा गया। जबकि महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति, महाज्ञान, उसको क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। इनका, महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य कौन था? उनका दामाद, जिसका नाम क्या था? जमाली। प्रथम महिला शिष्य का नाम क्या था? चंदना। ठीक है। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा। मथुरा की राजधानी हम देखेंगे आगे जाके सूरसेन। मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने अपने 11 शिष्यों को नियुक्त किया था। 11 शिष्यों को क्या कहा जाता था? गंधर्व। ये कहाँ पर रहते थे? मगध में। लेकिन जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, तो केवल इकलौता गंधर्व बचा था, जिसका नाम क्या था? आर्य सुदर्शन, जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जॉइंट यूनियन भी था। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद मत रखना। 468 बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जबकि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। और महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी। और मृत्यु कब हुई? 468 बीसी में। ठीक है, ये आपको याद रखना। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में 4 महासंगति थी, उसी प्रकार जैन धर्म में दो महासंगति हैं, जिनमें पहली जैन महासंगति और दूसरी जैन महासंगति। पहली जैन महासंगति का प्लेस कहाँ था? पाटलिपुत्र। यानी पहली जैन महासंगति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। यहाँ का रूलर कौन था उस समय का? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका चेयरमैन कौन था? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र और भद्रभाव 2 जैन धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी थे। लोग इन्हीं को फॉलो करते थे। जो स्थूलभद्र को फॉलो करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और जो भद्रभाव को फॉलो करते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। तो जैन धर्म पहली जैन महासंगति के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट श्वेतांबर कहलाया गया, दूसरा पार्ट दिगंबर कहला गया। सॉरी, पीतांबर कहला गया, या इसको दिगंबर भी कहते हैं। श्वेतांबर कौन होते हैं? जो महावीर की शिक्षाओं को मानते हैं। और दिगंबर कौन होते हैं? जो भद्रभाव की शिक्षाओं को मानते हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर जी महावीर जी को विवाहित मानते हैं, जबकि दिगंबर अविवाहित मानते हैं। श्वेतांबरों के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथी एक शब्द थे, यानी कि ये स्त्री थे। लेकिन दिगंबर लोगों के अनुसार ये एक पुरुष थे। ठीक है। अब दूसरी जैन महासंगति कब स्टार्ट हुई थी? 513 एडी में, ईसा मसीह के जन्म के बाद, जन्म के 513 साल बाद। कहाँ पर हुई थी? वल्लभी, गुजरात। चेयरमैन कौन था? देवर्षि क्षमाचमन। इसी महासंगति के दौरान जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया, यानी कि इनकी शिक्षाओं को लिखा गया ताकि लोगों तक ज्ञान आसानी तक पहुंचे।
और उनके ग्रंथ को क्या कहा गया? आगम। इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे ये मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में, कैसे मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ, कौन कौन से वंश हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यंक वंश। हर्यंक वंश की स्थापना कब हुई थी? 544 बीसी में। किसने की थी? बिंबिसार ने। एक बिंदुसार था जो मौर्य वंश में आएगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो हर्यंक वंश की स्थापना सबसे पहले बिंबिसार ने की थी। ये किसके समकालीन था? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के समकालीन कैसे हुआ? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल, कपिलवस्तु में। हरेक वंश की राजधानी के बारे में पूछे तो क्या कहेंगे? हरेक वंश की राजधानी राजगृह थी। इसने अंग राज्य पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया। अंग राज्य का शासक कौन था? बृहद्रथ। जिसने इसकी हत्या किसके द्वारा की गई? बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार ने बृहद्रथ की हत्या की और अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया। ठीक है। इसने कौशल देवी से विवाह किया, जो कौशल के महाराज सेनाजीत की बहन थी। इसी से उससे दहेज में काशी प्राप्त हुआ। काशी कौन था? काशी एक राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। जैसे अंग एक राज्य था, मगध के 16 महाजनपद पढ़े थे हमने, तो अंग सबसे पहला पढ़ा था, उसमें अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम चेलना था, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। लिच्छवी वंश से क्या याद आता है अपन को? महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। वो कौन सी वंश की राजकुमारी थी? लिच्छवी वंश की। ठीक है। तो अपन को ऐसे शब्द पकड़ना है, शब्द पकड़ के इसके बारे में जो जो जानकारी हमें पता है वो हमको याद रखनी है। बिंबिसार के वैद्य का नाम पूछा जाए, राज्य वैद्य का, तो उसका नाम क्या था? जीवक। जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा गया था, जो पीलिया से ग्रस्त था। अब इसमें अवंती आ गया। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। उज्जैन किसमें थी? नॉर्थ में। और साउथ में किसकी राजधानी क्या थी? महिष्मति। ठीक है। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई। यहीं से सारा खेल शुरू होता है कि प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? तो प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? अजातशत्रु का, जो बिंबिसार के बाद मगध का अगला शासक बना। तो आगे की साइड में हम देखेंगे अजातशत्रु के बारे में। ठीक है। अजातशत्रु जिसका पीरियड कब से कब तक? 492 बीसी से 460 बीसी तक। ठीक है। यह महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी। महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब हुई थी? 468 बीसी में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में। ठीक है। इसने वज्जी संघ और मल्ल संघ पर आक्रमण करके मगध में मिलाया। वज्जी भी महाजनपद था और मल्ल भी महाजनपद था। वज्जी की राजधानी क्या थी? विदेही और मिथिला। और मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की। और पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी जी की। ठीक है। तो इनसे शब्द से रिलेटेड हमें जितनी भी जानकारी वो हम यहाँ पे देख लेंगे। 483 बीसी में इसने प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था। 483 बीसी में किसकी मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की। उसी के बाद प्रथम बौद्ध महासंगीति हुई थी, जो हमने पहले वीडियो में देख लिया था। अजातशत्रु ने दो नए हथियारों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी, जिनमें पहला था रथमुशल और दूसरा था महाशिला कंटक। यह जानकारी आपको याद रखनी है। अब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। अब अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा? उसका बेटा। ये सीख उसके बेटे ने अपने पिता से ली। तो इसकी हत्या भी उसके पुत्र द्वारा की गई, जो मगध का अगला शासक बना। उसका नाम क्या था? उदयन। तो उदयन ने अपने पिता की हत्या की। उदयन के पिता ने उसके पिता की हत्या की। ठीक है। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की, जिसे पाटलिपुत्र कहा गया। तो पाटलिपुत्र किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा और सोन नदी। इसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। उसके बाद उसका बेटा उसका मगध का राजा बना, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की हत्या उसके महामात्य शिशुनाग ने कर दी। और कौन सी वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश का स्थापक कौन था? शिशुनाग। ठीक है। इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रद्योत वंश का अंत किया और अवंती को मगध राज्य में मिलाया था। अवंती महाजनपद था, जो हमने देखा था। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन, जो नॉर्थ में थी, और महिष्मति, जो साउथ में थी। ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र वैशाली स्थानांतरित किया।
इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कालअशोक हुआ। कालअशोक कौन था? जिसने द्वितीय बौद्ध महासंगति का आयोजन करवाया था। कब करवाया था? 383 BC में। पहली बौद्ध महासंगति कब हुई थी? 483 BC में। दूसरी कब हुई? 383 BC में। ठीक है। यह अपनी राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है। इस इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसके द्वारा की गई? इसके सचिव के द्वारा। ठीक है। तो नंदीवर्धन अब अगला शासक बनेगा मगध का। नंदवंश। ठीक है। इसका संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। आपको नंद वंश के महान शासक के बारे में पूछा जाए तो वो कौन था? घनानंद। जो कौन था? महापद्म नंद का 8वां पुत्र। ठीक है। 326 BC में किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का। ये हम आगे की स्लाइड में देख लेंगे कैसे सिकंदर ने आक्रमण किया, पोरस से कैसे लड़ाई की, झेलम को युद्ध किसे कहते हैं। ठीक है। घनानंद की हत्या किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य और चंद्रगुप्त की गुप्त मौर्य की कहानी आपको पता होगी शायद। जिसने मगध के सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत में विदेशी आक्रमण, जिसमें सबसे पहला आता है पर्शिया या ईरान का आक्रमण। ईरान के लोग भारत में आक्रमण करने आए थे, इसलिए इसको ईरानी आक्रमण कहा गया था। वहां पर एक अश्वमनि वंश चलता था जिसका संस्थापक कौन था? साइरस। साइरस कहाँ रहता था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है। डेरियस, जिसने सबसे पहला सफल आक्रमण किया था। आपको आपसे पूछा जाए सबसे पहला सफल आक्रमण किसने किया था, तो वो डेरियस था, लेकिन दारा के द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया था। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? 518 BC में लिखे गए 2 स्तंभों से, जिसमें पहला स्तंभ है वेईस्तून और दूसरा स्तंभ रस के रुस्तम। ठीक है। अब विदेशी आक्रमण हुआ था तो हमें नुकसान ही हुए होंगे, लेकिन कुछ फायदे भी हुए थे। उनमें फायदों में सबसे पहला फायदा क्या था कि भारत में और ईरान में व्यापार की शुरुआत हुई। भारत में घरोट लिपि की शुरुआत हुई और आरबिक लिपि की शुरुआत हुई। ये मुझे भी नहीं पता ये कौन सी लिपि है, आपको भी इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है। डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की थी। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक दारा तृतीय था। दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ था यूनान से। यूनान के लोगों ने आक्रमण किया था, इसलिए इसे यूनानी आक्रमण कहा गया। इसका शासक कौन? मकदूनिया का शासक कौन था? फिलिप। फिलिप कहाँ? वही मकदूनिया कहाँ पे है? यूनान में। ठीक है। सिकंदर फिलिप का ही पुत्र था। तो फिलिप के पुत्र के बारे में पूछा जाए कौन था, तो उसका पुत्र था सिकंदर। सिकंदर कौन था? ये आप सबको पता है, जिसने 29 वर्ष की आयु में पूरे विश्व को जीता और विश्व विजेता कहलाया। जिस समय ये इसने पूरे विश्व को जीता था उस समय कुछ ही देश डिस्कवर हुए थे। जितने भी देश डिस्कवर हुए थे उस समय उसने सारे देशों को जीत लिया, इसलिए इसको विश्व विजेता कहते हैं। ठीक है। इसने भारत में प्रवेश करने के लिए 3री शताब्दी BC में संपूर्ण ईरान का विनाश किया और दारा तृतीय को हराकर अश्वमनि वंश का अंत किया। हमने देखा था कि दारा तृतीय ईरान का अंतिम शासक था। ठीक है। इसने भारत में तक्षशिला में आम्बी नामक शासक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। 326 BC में वितस्ता हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा गया। वितस्ता किसका नाम है? झेलम नदी का। ठीक है। 326 BC में ये युद्ध लड़ा गया किस किस के बीच में? सिकंदर और पोरस के मध्य में। सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, लेकिन पोरस भी बहुत बहादुरी से इस युद्ध में लड़ा था, जिसकी तारीफ किसने की है? सिकंदर ने खुद ने। सिकंदर ने इस युद्ध के बाद भारत में 2 नए शहरों की स्थापना की, जिसमें पहला शहर है विजयनगर, जिसको निकैया भी कहते हैं, और दूसरा शहर है बुकापिला। ठीक है। 1 साल बाद 325 BC में तबीयत खराब होने से भारत लौट गया और बेबीलोन में 2 साल पीछे भारत लौटने के 323 BC में 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 326 BC में वितस्ता या हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया और 325 BC में ये भारत से लौट गया और 323 BC में इसकी मृत्यु हो गई। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हरेक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, 2 विदेशी आक्रमण, जिसमें पहला था ईरानी आक्रमण, दूसरा था यूनानी आक्रमण। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है। मौर्य वंश के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में कहा जाए तो ये अशोक के अभिलेखों से मिले हैं। अशोक के कितने अभिलेख हैं? 14 अभिलेख, जिसमें सारे अभिलेख इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अभिलेख इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को कौन सी भाषा में लिखा गया? खरोष्टी एवं ब्राह्मी भाषा में। जिसे सबसे पहले किसने पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने।
ठीक है, इसमें पहला शिलालेख इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या लिखा गया है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है, और पशु बलि की निंदा की गई है, और वन्यजीव संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, पांचवा शिलालेख में क्या लिखा गया है, धर्मात्रो की नियुक्ति। सातवें शिलालेख में क्या लिखा गया है, आपको ये पूछा जाएगा अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा था, वो कौन सा था, सातवां। ठीक है, 13वां शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 14वें शिलालेख में लिखा गया है कि धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बोल के बता दिए। अशोक के 7 स्तंभ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टोपरा स्तंभ, मेरठ स्तंभ। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, और बाकी और सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, चौथा और पांचवा याद रख लेना। जिसमें टोपरा स्तंभ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। मेरठ स्तंभ के बारे में कहा जाए तो ये मेरठ से प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी कहाँ पर है, दिल्ली में है। सांची का स्तूप ये अब नष्ट हो चुका है। सारनाथ स्तूप, इस स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ठीक है, जो ये 7 स्तंभ आपको याद रखने। अब हम पढ़ते हैं मौर्य वंश के शासकों के बारे में। मौर्य वंश के संस्थापक का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका पीरियड है 323 बीसी से 298 बीसी तक। यह मौर्य वंश का पहला शासक है। यूनानी शासक ने इसे सेंड्रोपोर्ट्स कहा था। ये सेंड्रोपोर्ट्स याद रखना, ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या करके 25 वर्ष की आयु में भी मगध का शासक बना। घनानंद कौन था, नंदवंश का अंतिम शासक। नंदवंश का संस्थापक पूछे तो वो कौन था, महापद्म नंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य कितने वर्ष की आयु में मगध का शासक बना, तो कितने वर्ष की आयु में ना, 25 वर्ष की आयु में। यह भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। तो आपको तो पूछा जाएगा भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन था, तो वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। मगर भारत का पहला सम्राट पूछा जाए तो वो कौन था, घनानंद, जो नंदवंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन सी झीलों का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील, और कौन से पर्वत का निर्माण कराया, गिसार पर्वत, जो कहाँ पर है, गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर कौन था, जिसने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। तो सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, जिसने भारत पर 305 बीसी में आक्रमण किया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध का शासक था, और सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था। तो उनके बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने काबुल, कांधार, हेराट और जटासिया सेल्यूकस निकेटर को दे दिया, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगस्थनीज को भेजा गया। तो आपसे पूछा जाए कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो कौन था, मेगस्थनीज। या फिर ये पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज किसके काल में भारत आया था, तो किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 500 हाथी उपहार किसने सेल्यूकस निकेटर को दिए थे, तो किसने दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमने पढ़ा था कि जैन महासंगति का आयोजन हुआ था 300 एडी में। कौन सी जैन महासंगति का आयोजन हुआ था, पहली जैन महासंगति का, जिसमें जैन श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था। ये हमने देखा था पिछली वीडियो में। 300 एडी में ये भद्रभाव के साथ त्रिभुवन चला गया। भद्रभाव कौन थे, जो दिगंबर को फॉलो करते थे। तो इससे क्या जानकारी पता चलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। 298 एडी में संलेखना और संचार के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, यानी कि भूखे प्यासे रहकर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। कब हुई थी, 298 एडी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 298 साल बाद। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ एडी नहीं आएगा, बीसी आएगा। एडी की जगह बीसी लिख लेना आप लोग। तो 298 बीसी में इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। ठीक है, मगध राज्य का दूसरा शासक कौन बना, बिंदुसार, जो किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसकी अवधि कब से कब है, 298 बीसी से 272 बीसी तक। बिंदुसार के बारे में पूछा जाएगा इसका अन्य नाम क्या क्या था,
तो इसे शिंदे या अमित घात भी कहते हैं। तो अमित घात किसका नाम था? बिंदुसार का। बिंदुसार की कितनी पत्नियां थी? 16, जिसमें सबसे प्रिय कौन थी? धर्मा, या फिर जिसे कहते थे सुभद्रागी, जो किसकी माता थी? अशोक की। तो अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रागी। इसके कितने पुत्र थे 16 पत्नियों से? 101 पुत्र, ठीक है, जिसने सेंचुरी लगा दी। बड़े बेटे का नाम क्या था? सुशील। तो अशोक के अलावा उसके कितने भाई थे? 99 भाई। तो अशोक ने कितने? 99 भाई और एक, यानी 100 भाई थे, जिसमें इसने 99 भाइयों की हत्या कर दी, लेकिन एक भाई जिसको छोड़ दिया उसका नाम क्या था? तिस, क्योंकि वो इससे उसके प्यार करता होगा या फिर उसका छोटा बेटा होगा। जो इसको तिस को अशोक ने कहाँ भेजा? श्रीलंका, और वहाँ का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। जो सुशीम था बड़ा बेटा, वो कहाँ का शासक था? तक्षशिला का। और अशोक कहाँ का था? उज्जैन का राज्यपाल था। तक्षशिला में कीचक का विद्रोह किसने रोका था? बिंदुसार ने। बिंदुसार ने पहली बार सुशीम को भेजा था और दूसरी बार किसको भेजा? अशोक को, उसके विद्रोह को दबाने के लिए। आपसे पूछा जाए कि बिंदुसार के दरबार में कौन कौन से राजदूत आए थे, तो कौन कौन से आए थे? डायमेकस, वो कहाँ से आया था? सीरिया से। और दूसरा आया था डायोनिसस, वो कहाँ से आया था? मिस्र से। ठीक है। 272 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई और अशोक को राता मुक्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का अगला शासक बना। अशोक ने कितने भाइयों की हत्या की थी? 99 भाइयों की। ठीक है। किसको छोड़ दिया था? तिस्स को। ठीक है। अब हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक? 269 बीसी से 232 बीसी तक। मस्की अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। और गुर्जर अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय अशोक राजा, या फिर देवनाम प्रिय दक्ष। ठीक है। अशोक ने अपना प्रथम विवाह किससे किया था? महादेवी से, जो उज्जैन की राजकुमारी थी। इससे इन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई, जिसमें इसके बेटे का नाम था महेंद्र और डॉटर का नाम था संघमित्र। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। किस किस को भेजा था? महेंद्र को और संघमित्र को। अशोक ने दूसरा विवाह किससे किया था? कलिंग की राजकुमारी लारुवाकी से। तो पहला विवाह किससे किया था? महादेवी से। और दूसरा विवाह किससे किया था? लारावाकी से। लारुवाकी से दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे कौशल के नाम से जानते हैं। और कौशल के पुत्र का नाम क्या था? दशरथ, मतलब अशोक का पौत्र। तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के पौत्र का नाम क्या था? दशरथ। लेकिन अशोक के पौत्र दशरथ के पिता का नाम क्या था? कुशाल। कुशाल की माता का नाम क्या था? लारुवाकी। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 261 बीसी में। तो कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी दे रखी है इसमें कि कलिंग के युद्ध के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तौशाली या तौशली। इस युद्ध का कारण क्या था? हाथी प्राप्त। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगस्थनीज को गिफ्ट कर दिए थे। तो हो सकता है हाथियों की कमी आ गई हो, इस वजह से हाथी के कारण युद्ध लड़ा गया। उस समय कलिंग का शासक कौन हुआ करता था? नंदराज। और नंदराज ये कलिंग का शासक हुआ करता था। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिली है? हाथी गुफा अभिलेख से, जिसे किसने लिखवाया था? खारवेल ने। खारवेल क्या कौन था? चेदी वंश का सबसे महान राजा। जो चेदी वंश का सबसे महान राजा खारवेल था, जिसने हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया। और हाथी गुफा अभिलेख में क्या जानकारी मिली है? ये कि कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया? तो कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। ठीक है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो 261 बीसी में हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसके द्वारा दी गई? मोगली पुत्तिसम या उपगुप्त के द्वारा। ठीक है। अपनी शासनकाल के 10वें वर्ष में अशोक बौद्ध गया और 20वें वर्ष में ये कहाँ पर गया था? लुम्बिनी। और लुम्बिनी को क्या कर दिया? करमुक्त कर दिया। लुम्बिनी से क्या याद आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ठीक है। और ये बौद्ध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? रोमनदेही अभिलेख से। हमने अब अशोक के 14 अभिलेख देखे थे, उनमें रोमनदेही अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है। अशोक ने वितस्ता या झीलम नदी के किनारे कौन से शहर की स्थापना की? श्रीनगर नामक शहर की। ठीक है। इसने अपनी शासनकाल में पशु बलि को निषेध किया। हमने देखा था कि जो अशोक का प्रथम अभिलेख था उसमें उसने पशु बलि की निंदा की बात की है। ठीक है।
आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, तो वो किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। इसने अपने शासनकाल में स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे फेमस है सांची का स्तूप, बरोबुदर का स्तूप, जावा का स्तूप और धार्मिक स्तूप, जो कहाँ पर है? सारनाथ में। ठीक है। 251 बीसी में अशोक ने तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था, जो हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की 4 महासंगति, जिनमें तीसरी महासंगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। इसमें क्या हुआ था कि तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया था। पहला पिटक कौन सा था? सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा कौन सा जोड़ा गया? अभिधम पिटक। ठीक है। अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान में दी थी। ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मक्खली घोषाल के द्वारा। जो अशोक के पिता बिंदुसार, वो भी आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ठीक है। अशोक ने शैव धर्म भी अपनाया था, बौद्ध धर्म भी अपनाया था, आजीवक संप्रदाय भी अपनाया था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अशोक के द्वारा कौन किन किन धर्मों का अपनाया गया। ठीक है। अशोक के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका पुत्र कुशाल। फिर उस कुशाल का पुत्र कौन हुआ? दशरथ। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। जिसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है और कौन से वंश की स्थापना की जाती है? शुंग वंश की। मौर्य उत्तर काल यानी कि मौर्य के बाद वाला काल, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे शुंग वंश, जिसका शासन काल का पीरियड कब से कब तक है? 185 बीसी से 72 बीसी तक। ठीक है। ये भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश का माना जाता है। भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश किसको कहा जाता है? शुंग वंश को। जिसके फाउंडर कौन थे? जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इसे भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। ठीक है। लेकिन इसने कुछ अपने अनुसार कुछ स्तूपों का निर्माण भी कराया था, लेकिन बौद्ध धर्म का विनाशक पूछा जाए किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है? पुष्यमित्र शुंग को। संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास इसी के शासन काल में हुआ था। ये पंडित था, तो संस्कृत भाषा इसको आती थी, तो संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास इसी के द्वारा शुंग वंश में करवाया गया। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का निर्माण करवाया, अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। जो पतंजलि, जिसने महाभाष्य की रचना की थी और संस्कृत व्याकरण की रचना की थी और योग की शुरुआत की थी, तो 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, जो किसके द्वारा किए गए थे? पतंजलि के द्वारा। ठीक है। इसने अपनी राजधानी विदिशा, जो कहाँ पर है? एमपी में, उसको अपनी राजधानी बनाया था। अब इसके बाद उसका पुत्र इसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसका नाम था अग्निमित्र शुंग। और इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है? मालविकाग्निमित्र नोवेल से, जो किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा। जो किसके शासन काल में लिखा गया था? गुप्ता पीरियड के। ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अग्निमित्र शुंग। ठीक है। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। इसी ने सांची के स्तूप की मरम्मत भी करवाई। सांची के स्तूप जिसको नष्ट करवा दिया गया था, किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो बौद्ध धर्म को संरक्षण किसने दिया? अग्निमित्र शुंग ने। और इसने सांची के स्तूप की मरम्मत भी करवाई। इस वंश का यानी शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति। इसके बाद कौन सा वंश आता है? कण्व वंश, जिसका पीरियड कब से कब तक है? 72 बीसी से 28 बीसी तक। इसका फाउंडर कौन है? वासुदेव। उसका पुत्र का नाम क्या है? सुशर्मा। इस वंश के बारे में इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है। उसके बाद कौन सा वंश आता है? आंध्र सातवाहन वंश। इसका पीरियड कब से कब तक है? 28 बीसी से 3rd सेंचुरी, यानी कि एडी में आ गया, है ना। तो सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इसके फाउंडर का नाम पूछिए तो आपसे, उसका नाम क्या है? शिमुग। ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी कौन है? सातकर्णी प्रथम। और सेकंड ग्रेट रूलर कौन है? हालवोग। इस वंश का सबसे महान राजा के बारे में पूछा जाए तो वो कौन है? 23वां राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसने 106 + 130 तक शासन किया। ठीक है। 3rd सेंचुरी तक, 106 से 130 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है। इसी ने भारत में शीशे के सिक्के चलवाए। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने।
गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ब्राह्मणों को भूमियां दान में दी थी, इसकी शुरुआत की थी। इसी ने नाम से पहले माता का नाम लिखवाने की प्रथा चलवाई। तो मातृ सत्तात्मक शासन किसके काल में था? सातवाहनों के, या फिर कह सकते हैं हम सातवाहनों का समाज मातृ सत्तात्मक था। यह भारत का तीसरा चक्रवर्ती सम्राट था। पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन था? अशोका, सम्राट अशोका। और तीसरा कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? वशिष्ठी पुत्र पुलामावी, यानी कि इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र, जो इस वंश का अंतिम महान शासक था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? वशिष्ठी पुत्र पुलामावी। वशिष्ठी पुत्र इसकी माता का नाम था। ठीक है, इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण में आक्रमण करके इसने आंध्र क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसे अब किस नाम से जानते हैं? आंध्र प्रदेश के नाम से। इस वंश के अंतिम शासक के बारे में पूछा जाए तो इस वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है? पुलामावी थर्ड। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ विदेशी आक्रमणों के बारे में, शक वंश के बारे में, कुषाण वंश के बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण, जिसमें सबसे पहले आता है इंडो ग्रीक, यानी कि हिंद यूनानी आक्रमण, जिसका ओरिजिन कहाँ माना जाता है? ग्रीक, यानी जिसे यूनान भी कहते हैं। और इसके फाउंडर कौन थे? डेमेट्रियस प्रथम। आप लोगों को सभी वंशों के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रथम रूलर, लास्ट रूलर और उनके ग्रेटेस्ट रूलर के नाम याद रखने, एसएससी में से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ग्रीक की कैपिटल क्या थी? शाकाल, जो कहाँ पर है? सिंध में। तो इंडो ग्रीक का ग्रेटेस्ट रूलर के बारे में आपको पूछा जाए तो कौन था? मिनेंडर, जिसे मिलिंद भी कहते हैं। जो मिलिंद था वो इतिहास का प्रथम शासक था जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत में शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया, तो वो आप लोग आगे देखेंगे कि कुषाण वंश के शासकों ने सबसे पहले भारत में शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया। जब मिलिंद था उसने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया, और इसने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कहाँ से प्राप्त की? बौद्ध भिक्षु नागसेन से। जो द ग्रेट अशोका था उसने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किससे प्राप्त की थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अशोक ने किन किन धर्मों का पालन किया। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मिलिंद ने नागसेन से प्राप्त की थी। ये कौन सी बुक में लिखा गया है? मिलिंदो पन्हा। ठीक है, इस बुक का नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है शक वंश। शक वंश कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से, जिसमें सेंट्रल एशिया में आते हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो जो भी कंट्रीज है जो सेंट्रल एशिया में आती हैं। भारत में इनकी 5 शाखाएं थी, जिनमें सबसे पहले थी कश्मीर, उसके बाद तक्षशिला, उसके बाद मथुरा, उसके बाद उज्जैन और उसके बाद दक्कन। इस वंश का महान शासक कौन था? द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ शक डायनेस्टी इज उज्जैन, नहीं, रुद्रदामन, जो कहाँ पर था? उज्जैन में। ये 5 शाखाएं थी ना, ये कश्मीर, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और दक्कन। तो इस वंश का महान शासक कौन था? रुद्रदामन, जिसने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया, जो संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। आपसे पूछा जाए संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? जूनागढ़ अभिलेख। इस वंश के लास्ट रूलर के बारे में पूछा जाए तो उसका नाम क्या है? रुद्रसेन तृतीय। इसकी हत्या, रुद्रसेन तृतीय की हत्या किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जिसने भारत में शक वंश को अंत किया। शक वंश को समाप्त किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है कुषाण वंश। इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? वेस्टर्न चाइना से। जबकि शक वंश का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? सेंट्रल एशिया से। ठीक है, तो कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन हुआ? कनिष्क। इसने शक वंश का अंत कश्मीर से किया। शक वंश की 5 शाखाएं थी जो हमने देखी थी, इनमें पहली कौन थी? कश्मीर। तो शक वंश का अंत कश्मीर से किसने किया? कनिष्क ने। और 78 एडी में शक संवत चलवाया। एक विक्रम संवत होता है जिसका जो कब चालू हुआ था? 57 बीसी में। ठीक है, वो आप याद रखना। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने शासन के तीसरे साल में कश्मीर में चौथी बौद्ध महासंगति का आयोजन करवाया था। हमने देखा था बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध महासंगति हुई थी।
जिनमें चौथी बौद्ध महासंगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, जिसमें पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। ये कनिष्क इतिहास का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया। हमने देखा था पहले कि सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू करवाया था, इंडो ग्रीक यानी हिंदू यूनानियों ने। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था, कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने सिक्कों पर तिथियां एवं शासकों के नाम छपवाने की प्रथा शुरू की थी। तो ये जानकारी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में, यानी कि गुप्त काल के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 319 एडी से 540 एडी तक। गुप्त काल को इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इतिहास का सब सर्वप्रथम स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गुप्त काल का। इससे कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमको अभिलेख मिले हैं, जिनमें 7 अभिलेख प्रमुख हैं। जिसमें सबसे पहला है मेहरौली पिल्लर लेख, जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में लिखा गया। दूसरा है पूना ताम्र लेख, जो प्रभावती, जो चंद्रगुप्त डॉटर की चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख, जो स्कंदगुप्त के शासनकाल में लिखा गया। फिर है इलाहाबाद पिल्लर अभिलेख, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखा गया। उसके जिसके बाद एरन अभिलेख, फिर बिलसड़ अभिलेख, फिर भीतरी गुफा अभिलेख। तो ये आप ये इनकी जानकारी रखिए, क्या पता एसएससी इसमें से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, भारत के प्रथम मंदिर के बारे में पूछा जाए तो वो कौन सा मंदिर है, दशावतार मंदिर, जो किसके शासन काल में बना था, गुप्ता पीरियड में बना था। वो कहाँ पर है, देवगढ़ झांसी में। अजंता और एलोरा की गुफाएं, जिनमें केव नंबर 16, 17, 19, ये कब बनी है, गुप्ता पीरियड में। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं गुप्ता पीरियड के, जिनमें सबसे प्रमुख है कालिदास। ये उनकी पुस्तकों के नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रम वंशीय, मालविकाग्निमित्र, कुमार संगम संभवम, तंतु संहारम। फिर आते हैं विशाख दत्त, जिनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। उसके बाद आते हैं वरामीर जी, उनकी पुस्तक है व्रत संहिता पंच सिद्धांतिका। उसके बाद बाणभट्ट, जिनकी पुस्तक है हर्षचरित्र और कादम्बरी। फिर आते हैं हर्षवर्धन, जिनकी पुस्तक है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उसके बाद नाम आता है कामंदक का, जिसने नीति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। सबसे प्रमुख आर्यभट्ट, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा और आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद अमर सिंह, जिसने अमरकोश नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद वात्स्यापन, जिसने कामसूत्र लिखा। उसके बाद विष्णु शर्मा, जिसने पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद वत्सभट्टी, जिसने रावणवध लिखा। उसके बाद धन्वंतरी, जिसने अणु सिद्धांत लिखे। उसके बाद सोमदेव, जिसने कथाचरित सागर लिखी। उसके बाद पाणिनि जी, जिसने अष्टाध्याय लिखी। इसके बाद कल्हण, जिनकी पुस्तक है राजचरंगिणी। तो इन पुस्तकों के नाम और इनके लेखकों के नाम आपको याद रखने, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इन स्त्रोतों के अनुसार श्री गुप्ता को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाए। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछे तो किसे कहा जाता है, श्रीगुप्त को। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जिसका नाम था घटोत्कच। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा, 319 एडी से, ये गलत, ये 319 से 540 नहीं है, ये 319 से 335 तक है। ये आप लोग ये करेक्ट कर लेना है इसको। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलवाया, कौन सी ईस्वी में, 319 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। लिच्छवी से क्या याद आता अपन को, कि महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी की राजा की सिस्टर थी। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का प्रथम शासक था, जिसने सिल्वर यानी कि चांदी के सिक्के चलवाए थे। सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, सोने के शुद्ध सिक्के किसने चलवाए थे, और चांदी के सिक्के किसने चलवाए सर्वप्रथम, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ,
उसका पुत्र समुद्रगुप्त। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक, यानी कि 375 एडी से 335 एडी से 375 एडी तक। इससे भारत का नेपोलियन कहा गया है, किसके द्वारा, इतिहासकार वीए स्मिथ के द्वारा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को। इसने दक्षिण भारत में 12 शासकों को पराजित किया था और उत्तर भारत में 9 शासकों को पराजित किया था, ठीक है। और यह एक चक्रवर्ती सम्राट भी बना। इसने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया और किसकी उपाधि धारण की, विक्रमांक की। विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। इसने हरिशेन कौन था, समुद्रगुप्त का राजकवि। इसने हरिशेन को अपनी विजयों का वर्णन करने के लिए इलाहाबाद स्तंभ लेख के लिए नियुक्त किया था। यानी कि इसने हरिशेन को बोला कि अपनी विजयों का वर्णन करे, और कौन से अभिलेख में करे, इलाहाबाद अभिलेख में, ठीक है। समुद्रगुप्त स्वयं भी एक कवि था और इसने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो आपसे पूछा जाए कि कविराज किसे कहा गया है, तो बोलेंगे हम समुद्रगुप्त। और नेपोलियन किसे कहा गया भारत का, वो भी समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त एक वीणा वादक भी था और इसे सिक्कों पर वीणा वादक करते हुए दर्शाया गया है। यानी कि हमें गुप्ता पीरियड से जो सिक्के मिले हैं उसमें समुद्रगुप्त का चित्र मिला है और समुद्रगुप्त को उसमें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था, और क्योंकि इसके दरबार में वंशबंधु नामक बौद्ध भिक्षुक रहा करता था। तो बौद्ध भिक्षुक रहा करता था, तो इससे हम कह सकते हैं कि इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है रामगुप्त, जिसका टाइम पीरियड 375 एडी से 380 एडी तक था। इसका स्रोत हमें मिलता है एरण अभिलेख से और देवी चंद्रगुप्त अभिलेख से। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इस वंश का सबसे महान शासक, जिसका टाइम पीरियड है 380 एडी से 413 एडी तक, जो इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। तो आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। यह भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। हम केवल अकबर को जानते हैं जिसने नवरत्न रखे थे अपने दरबार में, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि सबसे पहले जो नवरत्न रखने की परंपरा शुरू की थी वो किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके 9 नवरत्न थे जिन्हें हम देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है अमर सिंह का नाम। तो ये कौन थे, ये संस्कृत भाषा के महान कोशागार थे, ठीक है। उसके बाद आता है धन्वंतरी जी का नाम। तो ये एक वैद्य थे, ये महान वैद्य थे, कभी नहीं आएगा, ये वैद्य आएगा। उसके बाद नाम आता है हरिशेन जी का, ये एक महान कवि थे। उसके बाद नाम आता है कालिदास जी का, तो ये कौन थे, एक महान कवि भी थे और एक नाटककार भी थे। उसके बाद नाम आता है छपन जी का, तो ये क्या थे, ये एक ज्योतिष शास्त्र थे। उसके बाद नाम आता है शंकु का, तो ये क्या थे, ये एक महान स्थापत्यकार थे। उसके बाद नाम आता है बेताल भट्ट का, तो एक महान जादूगर थे। आपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी, तो वो बेताल वही है। उसके बाद नाम आता है वराहमिहिर जी का, तो ये कौन थे, ये खगोल शास्त्री थे। उसके बाद नाम आता है वररुचि का, तो ये संस्कृत के महान विद्वान थे। तो ये 9 नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो आपको ये लोगों के नाम और इनकी उपाधि ये याद रखनी है। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि छप्पड़ कौन थे, 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि ज्योतिष शास्त्र थे, या एक कवि थे, या खगोल शास्त्री थे, या एक स्थापत्यकार थे। तो ठीक है, ये कौन थे, एक ज्योतिष शास्त्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन तृतीय की हत्या कर दी, तो उसके बाद ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। 399 एडी में एक चीनी यात्री फाइयान वो भारत में आया था, और वो कितने वर्षों तक रहा था, 15 वर्षों तक। एक चीनी यात्री हुएनसांग भी आया था, वो किसके साथ शासन काल में आया था, हर्ष के शासन काल में। तो फाइयान किसके शासन काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। कब आया था, 399 एडी में, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ, तो किसके शासन काल में हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में।
इसमें परम भागवत की भी उपाधि धारण की। तो किस परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 413 एडी से 454 एडी तक। 413 एडी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कब की थी? 413 एडी में। लेकिन 12वीं शताब्दी में इसे किसके द्वारा नष्ट करवा दिया गया? इसे नष्ट करवा दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, जो कौन था? मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों में से एक। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, जिसमें सबसे पहला नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसके बाद आता है कबूचा का, उसके बाद आता है यलदौज का, और उसके बाद आता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी का, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई। आपने पढ़ा होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई, उसकी लाइब्रेरी को जला दिया गया। ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाता है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आपसे, तो वो कौन सा है? वो भारत का कौन सा है? नालंदा। यह बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था और ये महान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड भी इसे कहा गया है। ठीक है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही थे। गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेखों के बारे में पूछा जाए कि ये किसके शासन काल में सर्वाधिक बने थे, तो किसके शासन काल में बने थे? कुमारगुप्त के शासन काल में। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका पुत्र स्कंदगुप्त, जिसका टाइम पीरियड है 454 एडी से 467 एडी तक। इसे इस वंश का अंतिम महान शासक कहा जाता है। स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कहा जाता है। ठीक है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की दोबारा मरम्मत करवाई। तो पहले मरम्मत किसने करवाई? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि सुदर्शन झील की सबसे पहले मरम्मत किसने करवाई थी। ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया पिछली वीडियो में, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है। इसके लिए इसने चक्रपालिता जो सन था, किसका? गवर्नर ऑफ गुजरात प्रणदत्ता, इसको नियुक्त किया था। तो सुदर्शन झील की मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई थी? स्कंदगुप्त द्वारा। इसके लिए इसने किसको नियुक्त किया था? चक्रपालिता को, जो किसका सन था? गुजरात के गवर्नर प्रणदाता का। ठीक है। इसी के शासन काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। तो हूणों का प्रथम आक्रमण के बारे में आपसे पूछा जाए तो कब हुआ था? स्कंदगुप्त के शासन काल में, जिसमें टॉरमेन का आक्रमण सबसे प्रमुख है। तो टॉरमेन को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। तो हूणों का आक्रमण हुआ तो था, लेकिन इसमें हूण पराजित हुए थे। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से, जो कब लिखा गया था? पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। जो किस डायनेस्टी का शासक था? चालुक्य डायनेस्टी का। ये आप लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत, हम जब दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें आएगा चालुक्य वंश, चेर वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश आदि के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ आपको और पता चल जाएगा। ठीक है। गुप्त वंश के लास्ट रूलर के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो कौन था? विष्णुगुप्त, जिसे कुमारगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट रूलर कौन हो गया? श्रीगुप्त। इम्पोर्टेंट रूलर या वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और लास्ट रूलर कौन है? विष्णुगुप्त, जिसे कुमारगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे लास्ट में आता है हर्षवर्धन का टाइम पीरियड, जो एंशियंट इंडिया का लास्ट टॉपिक है। जो इस हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 606 एडी से 647 एडी तक। इससे भारत का सबसे अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। तो भारत आपसे पूछे कि भारत का सबसे अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है हर्षवर्धन को। ये कौन से वंश का था? पुष्यभूति वंश, यानी कि वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का सबसे महान शासक के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो कौन था? हर्षवर्धन। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? पहली थी थानेश्वर हरियाणा में और दूसरी थी कन्नौज में। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो वो क्या था? प्रभाकर वर्धन। और माता का नाम पूछा जाए तो वो क्या था? यशोमती। इनके बड़े भाई का नाम पूछा जाए तो वो क्या था? राजवर्धन।
और बहन का नाम क्या था, राजश्री। इसके बाद 606 एडी में इसने हर्ष संवत चलाया। हमने देखा था शक संवत के बारे में, विक्रम संवत के बारे में, गुप्त संवत के बारे में, और अब देख रहे हैं हर्ष संवत के बारे में। तो शक संवत कब चालू हुआ था, 78 एडी में। विक्रम संवत कब चालू हुआ था, 57 बीसी में। और गुप्त संवत कब चालू हुआ था, 319 एडी में। और हर्ष संवत कब चालू हुआ, 606 एडी में। ठीक है, ये तो 4 ये संवत आप लोग याद रखना। फिर 629 एडी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था और यह 16 वर्षों तक भारत में रहा था। जबकि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा था, 15 वर्षों तक। जबकि हेनसांग कितने वर्षों तक रहा, 16 वर्षों तक। इसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, नालंदा विश्वविद्यालय से। कौन सी शिक्षा, किस धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की। इसकी पुस्तक का नाम पूछा जाए कि हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो वो पुस्तक कौन सी थी, CU की, चीनी भाषा में लिखी थी। ठीक है, भारत में अपनी यात्रा के दौरान इसने गुजरात के लखपत और दक्षिण भारत में कांचीपुरम की भी यात्रा की थी। ये जानकारी आप लोग दिमाग में रखना। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि के बारे में पूछा जाए तो वो कौन था, बाणभट्ट। उसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षवर्धन खुद भी एक कवि था। इसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, नादानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, जिसमें रत्नावली सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो गई, 647 एडी में। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया यहाँ खत्म होता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।